प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस बातचीत में। मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि आपने ये तो कहा था कि संधि होगी, आपने ये भी कहा था ईरान की शर्तों पर होगी, लेकिन क्या आपने ये सोचा था कि इतनी जल्दी होगी? हाँ, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। जी हाँ, मैंने ऐसे ही सोचा था क्योंकि मुझे शुरू से ही बिल्कुल साफ दिख रहा था कि ईरान जो है एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है शुरू से ही जिसके लिए उसने बहुत सालों की तैयारी करी है। और ये भी दिख रहा था कि जो अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है वो ऐसी लड़ाई है जिसको हम कहते हैं वॉर ऑफ विम, कि मतलब ऐसे ही आप मतलब बिना सोचे समझे आप लड़ाई में चले जाइए। इसका मतलब क्या होता है लड़ाई की टर्म्स में कि अमेरिका एक टैक्टिकल लड़ाई लड़ रहा था, जबकि ईरान जो है वो सोची समझी लड़ाई लड़ रहा था। जैसे मैंने आपको बताया, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो वो बिल्कुल क्लियर था मुझे शुरू से। बल्कि जैसे आप कह रही हैं, 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई और पहली को मैंने ये कह दिया था ईरान नहीं हार सकता, क्योंकि उसकी लड़ाई बहुत मजबूत है। और 2-3 दिन, तीसरे दिन मैंने कह दिया था कि अमेरिका ये लड़ाई हार जाएगा। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि वो दिख रहा था, जिसको भी थोड़ी लड़ाई की समझ है उन सबको समझ में आ रहा था कि जो लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है वो मुनासिब लड़ाई नहीं है, और जो ईरान लड़ रहा है वो जीतने वाली लड़ाई है। तो वो नतीजा हमारे सामने आ गया है। ऐसा लगता है कि आप इतनी सादगी से और इतनी सरलता के साथ इतनी जटिल बातों को कह देते हैं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपके अंदर? कैसे आप जान पाते हैं कि ऐसा हो रहा है, जब दुनिया एक तरफ है और कह रही है कि 3 दिन के अंदर ईरान खत्म हो जाएगा। भारत में हमारे यहाँ सरकार इजराइल के साथ खड़ी होती है क्योंकि वो सोच रही है ईरान के साथ खड़े होने में तो पूरी तरीके से नुकसान है। कहाँ से विश्वास आता है? कैसे आप समझते हैं ऐसा हो जाएगा? जैसे मैंने आपसे कहा, ये सब उन लोगों को समझ में आ जाएगा जिनको लड़ाई की कैसे लड़ाई होती है वो समझ में आ जाएगी। तो वो समझ में आ जाएगा वही जो मुझे समझ में आया है। तो इसमें कोई जादूगिरी नहीं है बिल्कुल। ये आपको समझना है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, मॉडर्न लड़ाई कैसे होती है, और किस तरीके की तैयारी दिख रही थी कि ईरान ने कर ली है सोच समझ के। तो ये तय था कि यही नतीजा होना था, वो हो गया है। जहाँ तक सवाल ये है कि इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई, वो भी तय था। क्योंकि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो सोची समझी थी, जिसमें युद्ध भी हो रहा था और साथ में दुनिया की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम पे हर रोज असर पड़ रहा था। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, वो जैसे मैंने आपको बताया, कोई सोचा समझी लड़ाई थी ही नहीं। वो तो सिर्फ एक टैक्टिकल लड़ाई जिसमें होता है कि मार दो बस, वो कर रहा था। तो ये तय था कि ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि दुनिया में हाहाकार मचेगी, हल्ला मचेगा कि बहुत नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी का ग्लोबल रिसेशन हो सकता है। तो ये छोटी ही लड़ाई होनी थी, और ये भी तय था कि इसमें अमेरिका नहीं जीत सकता है। ये बात आप जरूर कह रहे हैं कि ये लड़ाई आपने कहा था कि खत्म होगी, और जो जंग को जानते हैं, जंग कैसे जीती जाती है, कैसे हारी जाती है, कैसे लड़ी जाती है, उनके लिए ये हैरानी नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि वो किसी की तरफदारी ना कर रहे हो। एक और बात मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, बयान नहीं सुनाऊंगी दर्शकों को, जो आपने कई महीने पहले एक बार मुझसे बातचीत की थी ऑपरेशन सिंदूर के संबंध से। उसके बाद दोबारा जब आपने मुझसे बातचीत की, फिर आपने पाकिस्तान के बढ़ते हुए कद के बारे में बात की, और अब तीसरी बार फिर से भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि वो बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दलाल हैं। लेकिन देखिए, एक छोटा सा देश एक बड़ा देश बन के उभर रहा है पाकिस्तान। अब दुनिया के कुछ ही घंटों बाद दुनिया के बड़े बड़े नेता इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे और विश्व शांति पे चर्चा होगी। भारत कहेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक है, पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश करेगा, यूनाइटेड नेशंस में जाएगा, और उधर दुनिया के तमाम बड़े देश इस्लामाबाद जाके शांति पर चर्चा करेंगे, विश्व शांति की स्थापना करेंगे। तो क्या क्या आपका सवाल क्या हुआ? मेरा सवाल ये है कि इसमें भारत के लिए क्या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? क्या भारत फिर ये दलाल, नॉन दलाल, इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है, जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में विदेश नीति पर हम कहीं मात खा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना था। और हमने ये किया है कि हमने लड़ाई शुरू होने के कुछ दिन पहले 25 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, इजराइल चले गए। तो ये तय हो गया कि हम मीडिएटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं अगर वो वहाँ चले गए हैं। और अभी भी आप देखिएगा जो हम कर रहे हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे फरवरी में अमेरिका। अभी हमारे विदेश सचिव जो हैं वो अमेरिका में हैं। हम ये देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ बढ़े, एक ऐसे वक्त पे जबकि जो एलाइज है अमेरिका के, जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ नेशंस कहते हैं, वो उनसे अलग हो रहे हैं, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान का कद दुनिया में 3 हिस्सों में बड़ा हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और दिख रहा था।
पहला ये हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने तय किया कि इन्होंने मिलिट्री क्रेडिबिलिटी इनकी बढ़ गई, और उससे जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज थी वो भी इंप्रेस हुई इस रिपोर्ट से। तो एक तो वो कद बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मीडिएशन की बात आई, वेस्ट एशिया में जो लड़ाई शुरू हो गई, तो उसमें क्या हुआ, पहली बात आई कि सीज फायर होना चाहिए। पर ईरान तो सीज फायर के लिए कभी तैयार था ही नहीं। तो क्या किया पाकिस्तान ने, उन्होंने 29 मार्च को कुछ जो रीजन के थे फॉरेन मिनिस्टर्स उनको बुलाया इस्लामाबाद में। मिसाल के तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, फिर इजिप्ट के थे, सऊदी अरेबिया के थे और टर्की के थे। चारों ने मिलके एक ड्राफ्ट पीस प्लान बनाया जो कि ईरान को चाहिए ही नहीं था। पर वो ड्राफ्ट पीस प्लान लेकर, जो कि एक्सेप्टेबल था रीजनल कंट्रीज को विच मैटर, तो उनके जो विदेश मंत्री थे इशाक दार, आप याद करिएगा, वो चाइना गए और चाइना में वोंग ही से मिले उनके फॉरेन मिनिस्टर से, और 31 मार्च को एक जॉइंट 5 पॉइंट प्लान रिलीज करा गया। अच्छा, ईरान को कोई दिलचस्पी नहीं थी उस स्टेज में सीज फायर के लिए, बट ईरान को ये पक्का दिख गया कि जो चाइना है वो खुल के अब जो वॉर में इंटरेस्ट ले रहा है, सीज फायर करना चाहता है, तो वो शामिल हो गया है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, उस काम से जो पाकिस्तान ने किया, देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज अ मीडिएटर तीनों ग्रेट पास के बीच में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया है, और जो रीजनल पास है उसके अंदर स्टैब्लिश हो गई। तो उस दिन वो क्रेडिबल मीडिएटर बन गया। अच्छा, अब देखिए अब क्या हुआ है, अब बात और ऊपर उठ गई। अब बात, जैसे आप बता रही थी, अब बात हो रही है फ्रेमवर्क फॉर परमानेंट पीस। जो 10 पॉइंट ईरान ने दिए हैं उस पे अमेरिका तैयार है बात करने को। और फिर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है, 10 अप्रैल को आप आइए इस्लामाबाद में, तो अब हम हायर लेवल देखेंगे। जो पहले के थे वो तो होंगे ही, साथ में हम देखेंगे कि टॉप लीडर जो हैं, अमेरिका के टॉप लीडर जो हैं, वो ईरान के वो वहाँ पर आएंगे। और देखिए खास बात ये है जो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि इस लड़ाई के कारण, और कुछ और भी कारण है, अमेरिका जो है, जो कि लीडर है प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर का, वो जो उसके फॉलोअर्स हैं उनसे अलग हो गया है। जो नेटो मेंबर्स हैं, बाकी और मेंबर्स हैं ग्लोबल नॉर्थ के जो हम कहते हैं, वो शामिल ही नहीं हुए ट्रंप की लड़ाई में। तो ट्रंप के लिए आज सिर्फ एक ही कंट्री है, पाकिस्तान, जो ये मीडिएट कर सकती है। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पे भी प्रोफ्यूसली थैंक किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। तो ये 3 स्टेज में चीज हुई है, और आज पाकिस्तान जो है, जो ग्लोबल साउथ की कंट्री है, वो एक अलग उसमें जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल और बढ़ गई है। ये रियलिटी है। जी हाँ, और इसको बजाय इसके कि हम काउंटर करें, आई थिंक हमें इसको समझ के आगे बढ़ना चाहिए, अपनी रणनीति इस हिसाब से बनानी चाहिए। मुझे लगता है अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अब आपसे मैं आना चाहती हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। मुझे याद है ये भी आपने कहा था इसी इंटरव्यू में, जो पिछला इंटरव्यू इस चैनल पे चला, आपने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वही स्थिति होगी जो अभी हो रही है, और जंग से पहले जो स्थिति थी वो नहीं होगी। अब अगर ये मान लें, पहली बात तो क्या अमेरिका पे विश्वास करने को आप तैयार हैं कि वो कह रहा है कि हाँ इट इज़ वर्केबल, इस पर काम किया जा सकता है, या ये हमें मंजूर है, इसका जैसे भी आप ट्रांसलेशन करना पसंद करें। तो ये बताइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे तरीके से ईरान के कंट्रोल में है। आपने कहा था कि ईरान के कंट्रोल में होगा, स्थिति यही बनी रहेगी। इसके मायने क्या हुए? क्या मान लेते हैं कि अगर भारत का कोई जहाज वहां से गुजरना चाहता है, इधर आना चाहता है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसे फी पे करनी पड़ेगी? मान लेते हैं दूसरे कोई देश हैं, और अगर दोस्त देश हैं तो उनके साथ क्या सुलूक होगा, दुश्मन देश हैं उसके साथ क्या सुलूक होगा, ईरान की इकोनॉमी इससे कैसे प्रभावित होगी? देखिए, अगर ये हो जाता है, पीस जो है परमानेंट पीस हो जाती है और ट्रंप मान जाता है, सबसे बड़ी आज अड़चन जो पड़ी हुई है ये परमानेंट पीस में, वो अमेरिका नहीं है, वो इजराइल है। इजराइल अभी भी लड़ाई बंद नहीं करना चाहता है। इजराइल ने जो कब्जा किया है साउथ लेबनान में थोड़ा टेरिटरी, वो उसको नहीं देना चाहता है। तो इजराइल को ट्रंप को हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए कि ये हो जाती है बात, तो ये तय है बिल्कुल कि कंट्रोल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के पास रहेगा। और ये तय है कि जैसे वो बना रहे हैं एक मैनेजमेंट प्लान, ईरान बना रहा है ओमान के साथ मिलके। तो जैसे उन्होंने कहा है कि कोई भी जहाज जाता है वहां से, उसका हम $2 मिलियन हम पर शिप लेंगे, या जो भी वो तय करते हैं। और वो कह रहे हैं कि उसको हम बांटेंगे ओमान के साथ। और ये पैसे जो हैं बेसिकली रिपेरेशन नहीं है, ये पैसा हमारा रिकंस्ट्रक्शन का, जो कि हमारा नुकसान हुआ है। तो जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ताल्लुक है, उसकी कहानी बदल चुकी है। सिर्फ बदलाव ये आएगा
कि अगर ये पीस प्लान मान लिया जाता है, अभी जैसे वो कह रहे हैं ये दुश्मन नेशन है, ये है वो है, तो वो अब सब जा सकते हैं वहां से, ये होगा। पर मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो ईरान की फौज के पास ही रहेगा। जी हाँ। और दूसरी बड़ी बात थी, ईरान ने यह भी शर्त रखी है कि तमाम तरह के जो सैंक्शंस हैं, जिसमें प्राइमरी सैंक्शंस और सेकेंडरी सैंक्शंस, वो यूएस हटाएगा। ये किस तरह से प्रभावित करेगा? क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, ये भी जो है अभी इस पे डिस्कशन होगी इन सब पॉइंट्स के ऊपर। कुछ चीजें हैं जिसमें कोई डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है, तो ये वो है चीज जिसपे कुछ डिस्कशन हो सकती है। प्राइमरी है जो कि अमेरिका ने लगा दी है डायरेक्ट, और बहुत सारे ईरान पे तो 79 से इनके ऊपर सैंक्शन चल रहे हैं अमेरिका के। तो जहां तक सेकेंडरी है जो कि दूसरे देशों के थ्रू अगर वो ट्रेड करते हैं तो फिर उस पर लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है, आज ईरान जो है वो डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर सकता है, और ईरान को आज फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि ईरान ने अपना पूरा चैनल ट्रेड का अलग कर लिया है पूरा। तो आज सिर्फ बात यह है, जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है, ट्रंप का ताल्लुक ये है कि किसी तरीके से जो हमारा पेट्रो डॉलर का ट्रेड है, जितनी भी मैक्सिमम जीसीसी कंट्रीज हैं उनके साथ बरकरार रहे। अगर लड़ाई बढ़ेगी तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा, जो वो नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे आज जैसे 6 जीसीसी कंट्रीज हैं, उसमें ओमान और कतर, उन्होंने तो ओपनली साइड कर लिया है ईरान के साथ। ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये बात हो जाती है, ये पीस प्लान जो है फ्रेमवर्क, इस पे दोनों की रजामंदी हो जाती है, जो होनी है 14 दिन के अंदर अंदर, प्रोवाइडेड इजराइल इज टेम्ड बाय अमेरिका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो तब क्या है, एटलीस्ट वो ये 3 या 4 कंट्रीज के साथ उनका पेट्रो डॉलर ट्रेड चलता रहे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पेट्रो डॉलर ट्रेड बंद हो जाएगा तो सभी जानते हैं कि आज जो नेशनल डेट है अमेरिका का वो 39 ट्रिलियन डॉलर्स है, वो उनकी इकॉनमी पेट्रो डॉलर पे चल रही है, तो उनको बहुत भारी नुकसान होगा और इकोनॉमी जो है उनकी वो पूरी खराब हो जाएगी। ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान ने सीज फायर तो करवा दिया, लेकिन इस अमन मुआहदे को जो सबूताज कर सकता है वो इसराइल कर सकता है। और कल से उसने अपना लबनान के ऊपर अपना जो गोलाबारी कर दी है, और उसके बाद ईरान और पाकिस्तान ने अपना वार्निंग जारी कर दी कि इस अमन मुआहदे को अगर इसराइल अपना सबूताज करना चाह रहा है, और अगर इसी तरह उसने अगर बमबारी जारी रखी तो ईरान ने कह दिया कि हम इस अपना मुआहदे को यानी किसी तरह भी अमल दरामद नहीं करेंगे। और इवन कि अपना ईरान ने तो अपना यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान में आके अपना मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। और उसके ऊपर ज़रा परवीन सुहानी का भी अपना बड़ा ज़बरदस्त तजिया आ गया कि अपना इसराइल कहते हैं सारे अमन मुआहदों का सबूताज करने की पूरी कोशिश करेगा, और इसराइल कहते हैं पूरी दुनिया के लिए कहना एक थ्रेट बन चुका है। और मेरा ख्याल अपना पूरी दुनिया के अपना बड़े ममालिक है, रूस हो गया, चीन हो गया, उनको अब कहते हैं सोचना पड़ेगा कि इसराइल को किस तरह उनको रोका जाए, क्योंकि इसी तरह कहते हैं इसराइल कहते हैं अपना कल उन्होंने अपना लबनान के ऊपर अपनी गोलीबारी की तो तकरीबन 300 से ज़्यादा जो अपना कहते हैं उनको अवाम को अपना शहीद कर दिया वहाँ पे। तो मेरे ख्याल दुनिया के बड़े जो ममालिक उनको बैठ कर इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि किस तरह इसराइल को कहते हैं अपना लगाम डालेंगे। बाकी अब इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे। वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।